आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि अब लोगों का रिश्तों में दम क्यों घुटने लगा है और अब प्यार में लोग मर भी रहे हैं और मार भी रहे हैं। जब पूरा देश मेरठ की इस घटना से सकते में है, जहां एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। अभी 2 दिन पहले ही मेरठ में यह घटना होकर चुकी है। ऐसे में दिल्ली में भी 2 लड़कों ने मिलकर एक लड़की की चलती गाड़ी में हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया। इस लड़की का नाम था कोमल और यह लड़की सिर्फ 22 साल की थी और जिन लड़कों ने इसकी हत्या की उनमें एक लड़का इसका काफी समय से बॉयफ्रेंड था। 26 साल के इस लड़के का नाम मोहम्मद आसिफ है और यह 4 वर्षों से इस लड़की के साथ एक रिश्ते में है, यानी रिलेशनशिप में था और दोनों दिल्ली के ही एक इलाके में रहते थे। और यह लड़का कैब ड्राइवर था, यानी टैक्सी चलाता था और यह लड़की दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहती थी और सिविल डिफेंस की वॉलंटियर थी, लेकिन उसका सपना यह था कि एक दिन वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाए। लेकिन वो सपना पूरा होता उससे पहले ही इसके बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि 12 मार्च को इस लड़की के बॉयफ्रेंड आसिफ ने अपने एक दोस्त मोहम्मद जुबैर के साथ मिलकर इस लड़की को पहले किडनैप किया और बाद में चलती गाड़ी में इसकी हत्या कर दी। और हत्या का कारण जानते हैं क्या था? हत्या का कारण यह था कि लड़की के बॉयफ्रेंड को शक था कि यह लड़की उसके साथ धोखा कर रही है और यह लड़की किसी और लड़के के साथ बात करती है। यह लड़की अपने ही इलाके के एक लड़के से बात करती थी और आसिफ को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है इस दूसरे लड़के से बात करके। पहले उसने इस लड़की पर दबाव डाला कि वो दूसरे लड़के से बात करना बंद कर दे, लेकिन जब लड़की ने कहा कि वो लड़का सिर्फ एक दोस्त है और उसके साथ इसके अलावा कोई और संबंध उसका नहीं है और वो उस लड़के से बात करना जारी रखेगी, तब आसिफ ने इसे अपने साथ एक धोखा मान लिया और 12 मार्च को अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसके शव को नजफगढ़ के एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आसिफ और उसके दोस्त मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है और यह भी बताया है कि 12 मार्च को जब आसिफ इस लड़की से मिलने के लिए आया था तब उसने पहले से ही यह तय कर लिया था कि वो इस लड़की को इसकी बेवफाई के लिए सजा देगा और उसे जान से मार देगा। को कब पता लगा कि बॉडी मिली है वहाँ छावला में? हमें तो कल मिली है। कल मिली है। पुलिस ने बताया? अरे हमें बॉडी नहीं बताया, हमें कह रहे कोई सुराग मिला। मैं कह कोई थाने में बैठी होगी मेरी बच्ची। ठीक है। मैं बच्चों कह रही हूँ डांटना मत, हम अपनी बच्ची लेके आ जाएंगे। ठीक है। हमें क्या पता कि लाश निकल रही है वहाँ। जब ले गए मैं निकली वहाँ, मैं तो वहीं सुन के गिर गई। मैं कही मेरी बच्ची है यहाँ, मेरी बेटी, मैं वहाँ जो क्यों मुझे ले गए? मैं तो देखी भी नहीं, मुझे लेके आ गए। मेरी बेटी वही ऐसे ही पड़ी हुई है, नाखून दिख रहे हैं मेरी बच्ची के। मेरा इंसाफ करो सब। वहाँ बहुत गर्व के साथ बोला कि हमने मारा, हमने उसको फांसी लगा के मार के नहर में डाल दिया। वहाँ जाओ। ये कहाँ बोला? क्राइम ब्रांच वालों ने उनकी पिटाई की, उन्हें लिया। जब उनकी पिटाई पड़ी तब उन्होंने वैसे बड़े गर्व के साथ कहा, पुलिस हाँ, वहाँ बहुत गर्व के साथ बोला हमने मारा। पानी निकाल के उनका
आसिफ और जावेद, दो लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से एक का घर यहीं पे जावेद का बताया जा रहा है, जो आसिफ का साथ मौजूद था। किराए पर इस कमरे में रहता था जावेद और आसिफ के साथ था। पुलिस ने फिलहाल आसिफ और जावेद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जो दो मेन एक्यूज हैं, आसिफ और साथ साथ जुबैर, इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। जांच के दौरान पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और गाड़ी के अंदर जो आसिफ है उसने जुबैर की मदद से लड़की को स्ट्रैंगलेट किया और उसके बाद फिर उसको ले जाकर नजफगढ़ नाले में उसको एक तरह से डिस्पोज ऑफ किया। इस दौरान आसिफ और कोमल एक दूसरे के जानकार थे और किसी बात पे इनका झगड़ा हुआ था। ये इन्वेस्टिगेशन में फर्दर और डिटेल में पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी अभी कुछ दिन पहले इसी तरह की घटना हुई थी, जिसके बारे में आप सब ने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, जहां 26 साल की एक महिला मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और उसके शव के कई टुकड़े करके शव के टुकड़ों को एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग मुस्कान और उसके पति सौरभ राजपूत को जानते थे, उन्हें यही लगता था कि उनसे ज्यादा खुश शायद ही कोई दूसरा कपल होगा। सौरभ लंदन में नौकरी करता था और मेरठ में भी उसका एक अच्छा खासा घर था और उसके परिवार में कहने को तो किसी चीज की कमी नहीं थी और बाहर से देखने पर यह परिवार, ये पति पत्नी दोनों ही बड़े खुश नजर आते थे। आप इस वीडियो में भी आज देख सकते हैं कि कैसे यह परिवार मिलजुल कर खुशियां मना रहा है और सौरभ और मुस्कान अपनी छोटी सी बेटी के साथ कितने खुश दिख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें हम समाज में सभी की देखते हैं और सोचते हैं कि यह परिवार कितना खुश है, लेकिन चार दीवारी के अंदर क्या चल रहा होता है ये उन्हीं को पता होता है। इस परिवार के बारे में भी हकीकत ये थी कि मुस्कान चाहे अपने पति के साथ कितनी भी फोटो खिंचवा रही हो, वीडियो बना रही हो, हंस रही हो, अपनी बेटी का बर्थडे मना रही हो, लेकिन वो अपने पति को धोखा भी दे रही थी और बाद में उसने खुद अपने पति की हत्या भी कर दी और जिसे उसका बॉयफ्रेंड हत्या नहीं बल्कि वध कह रहा है। आज ही ये बात सामने आई है कि सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल उसका सिर और उसकी हथेलियां काटकर अपने साथ अपने घर ले गया था और ऐसा शक है कि उसने सौरभ के शव के टुकड़ों के साथ कोई काला जादू किया था, ब्लैक मैजिक किया था। अब सोचिए हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। इन दोनों घटनाओं से यह पता चलता है कि अब रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं और अब रिश्तों में लोगों का दम घुटने लगा है और उनका दम तो घुट ही रहा है, वो अपने पार्टनर का गला भी घोट देना चाहते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर साल होने वाली हत्याओं का तीसरा सबसे बड़ा कारण प्रेम संबंध यानी लव अफेयर्स है। पिछले 10 वर्षों में प्रेम संबंधों के कारण हमारे देश में 30,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और इनमें भी 52% हत्याओं का कारण प्रेम संबंध में तनाव था। 46.6% हत्याओं का कारण पार्टनर से मिला धोखा या धोखे का शक था और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रेम संबंधों में होने वाली हत्याओं में नफरत का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसे मामलों में पार्टनर की सिर्फ हत्या कर दी जाती थी, लेकिन अब पार्टनर के शव के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। कई बार इन टुकड़ों को फ्रिज में, कुकर में या बैग में छिपाने की कोशिश होती है। सूटकेस में टुकड़े टुकड़े करके भर कर छिपा देने की कोशिश होती है। और अब मेरठ में एक नई चीज हुई। मेरठ में इस महिला और उसके बॉयफ्रेंड ने महिला के पति की पहले हत्या की, फिर शरीर के टुकड़े किए और बाद में उन टुकड़ों को एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। यही रिश्ते हत्या के साथ आत्महत्या का भी कारण बन रहे हैं। यानी आप यह समझ लीजिए कि प्रेम संबंधों में लोग मर भी रहे हैं और मार भी रहे हैं। वर्ष 2013 से 2022 के बीच यानी 10 वर्षों में कुल मिलाकर 74,180 लोगों ने रिश्तों में दिल टूटने के कारण आत्महत्या कर ली। इनमें भी 14% लोग शादीशुदा थे जिन्होंने अपने पति या पत्नी से धोखा मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। 10% लोग
ऐसे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी और उन्होंने अपने पार्टनर से यानी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से धोखा मिलने के कारण या उस पर धोखा देने के शक में आत्महत्या कर ली। हर इंसान को जीवन में प्यार की आवश्यकता होती है। सब चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत स्पेशल हो, जो उनका बहुत ध्यान रखे, जो उन्हें प्यार दे। और इसीलिए इंसान पूरी जिंदगी सच्चे प्यार की तलाश में रहता है और उसे लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक जीवन साथी तो जरूर होगा जो उसके लिए बना होगा, जो उसका इंतजार दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कर रहा होगा। लेकिन इंटरनेट के इस युग में सच्चे प्यार और सच्चे रिश्तों का मतलब शायद लोग अब भूल चुके हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जब डेटिंग ऐप्स पर रिश्तों की सेल लगती है। इसके बाद लोग ये पूछते हैं कि आजकल के रिश्ते टिकते क्यों नहीं। जिस सोशल मीडिया पर लोग अपने बारे में एक बात भी सच नहीं लिखते, फोटो भी न जाने कितने फिल्टर डालने के बाद लगाते हैं जो कि उनकी असली शक्ल से बिल्कुल अलग होती है, उस सोशल मीडिया पर एक दूसरे की प्रोफाइल देखकर आजकल रिश्ते तय हो जाते हैं, शादियां तक हो जाती हैं। और अब लोग असल में रिश्तों को लेकर बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। जैसे T20 के मैच होते हैं आजकल, ऐसे ही रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं। और इतनी ही जल्दबाजी लोग रिश्ते बनाने में आजकल दिखा रहे हैं, जिसके कारण अब तलाक भी उतने ही बढ़ रहे हैं, ब्रेकअप्स भी उतने ही बढ़ रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत में तलाक की दर 40% तक बढ़ गई है और अब शहरों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा तलाक ले रही हैं। शहरों में महिलाओं के तलाक लेने की दर 0.7% है, जबकि पुरुषों के तलाक लेने की जो दर है वो 0.5% है। रिश्तों में बढ़ती हत्या, आत्महत्या और तलाक का बड़ा कारण यह है कि आज की पीढ़ी ने रिश्तों को बहुत कैजुअल बना दिया है। आज की पीढ़ी रिश्तों में निवेश नहीं करना चाहती, इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, वो टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहती, बल्कि रिश्तों का T20 मैच खेलना चाहती है। आज से 30-40 साल पहले भारतीय समाज में रिश्ते अलग अलग प्रकार के नहीं होते थे, बल्कि उस समय रिश्तों का मतलब सिर्फ एक रिश्ता होता था जिसमें गंभीरता होती थी, जिसमें एक स्थायित्व होता था। लेकिन आज के ज़माने में रिश्ते भी कई प्रकार के हैं, जैसे कैजुअल रिलेशनशिप है, ओपन रिलेशनशिप है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इस तरह के रिलेशनशिप है। अब एक नया रिश्ता भारत के समाज में आया है जिसे कहते हैं सिचुएशनशिप। इस रिश्ते में पार्टनर्स एक दूसरे से कोई कमिटमेंट नहीं करते और पहले ही एक दूसरे के साथ ये सहमति बना लेते हैं कि वो इस रिश्ते में एक दूसरे से कोई अपेक्षा और उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि वो इस रिश्ते में इसलिए आए हैं क्योंकि इस समय उनकी सिचुएशन एक जैसी है या वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो एक साथ हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सिचुएशनशिप। जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी, जब ये स्थिति बदल जाएगी, तो ये रिश्ता भी बदल जाएगा। एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि जीवन में प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन इंटरनेट के इस युग में अब प्यार बार बार होता है, एक समय से भी कहीं ज़्यादा बार कई लोगों से हो सकता है। और ये बात वर्ष 2023 के एक सर्वे में भी सामने आई थी। ये सर्वे एक डेटिंग ऐप ने करवाया था, जिसमें 44% लोगों ने कहा कि एक वक्त में 2 लोगों से प्यार संभव है, एक वक्त में 2 लोगों से प्यार किया जा सकता है। 56% लोगों ने कहा था कि वो अपने पार्टनर से प्यार करते हुए भी उसे धोखा दे सकते हैं और वो इसे गलत नहीं मानते। 57% लोगों ने इस सर्वे में यह माना कि उन्होंने कभी ना कभी अपने पार्टनर को धोखा जरूर दिया है और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब हमारे देश में प्यार का मतलब कैसे बदल रहा है। और जब इसी प्यार में लोगों को धोखा मिलता है तो वो इस धोखे और नफरत की आग में जलने लगते हैं और अपने पार्टनर की हत्या को ही न्याय मान लेते हैं, इंसाफ समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो इंसाफ कर रहे हैं। खुशहाल दिख रहे इस परिवार की तस्वीरें देखकर कौन कह सकता है कि इसमें एक हत्या का आरोपी है और दूसरा उसका शिकार।
मुस्कान और सौरभ की इन तस्वीरों को देखकर बहुत से लोग ये सोचते थे कि इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार है, लेकिन इनके रिश्ते का सच बहुत डरावना था। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को खत्म कर डाला और उसके शव के टुकड़े कर सीमेंट से भरे ड्रम में डालकर जमा दिए। इस हत्याकांड में शामिल दोनों किरदारों के इतने गहरे राज थे जिनके खुलासे ने पूरे देश को हैरान कर दिया। पहला किरदार है सौरभ की पत्नी मुस्कान, जो पिछले कई वर्षों से धोखा दे रही थी। मुस्कान ने अपने स्कूल फ्रेंड साहिल से दोस्ती करने के लिए उसकी मां के नाम से फेक अकाउंट्स बनाए थे। इसमें वो अपनी तारीफ करके साहिल से नजदीकियां बढ़ाती रही। मुस्कान फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसके चक्कर में वो सौरभ को छोड़कर एक बार मुंबई भी चली गई थी, जिसे लेकर दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई थी। 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल इनके अवैध संबंध थे, इसकी इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ऐतराज था इसको। प्रथम दृष्टया जो भी हमें सामने आ रहा है वो अवैध संबंध और फाइनेंशियली जो उनकी कंडीशन थी उसको लेके किया है, परंतु हम सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं। दूसरा किरदार है साहिल शुक्ला। साहिल एक मानसिक रोगी की तरह व्यवहार कर रहा है और पता चला है कि वो तंत्र मंत्र, जादू टोने पर बहुत भरोसा करता है। उसका दावा है कि वो अपनी मृत मां से भी बात करता है। साहिल के घर पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो उसके घर की दीवारों पर रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह, कई पेंटिंग और शैतान की तस्वीर मिली। ये साहिल का कमरा है। इस कमरे को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। कमरे में एक पैशाचिक तस्वीर भी बनी है। माना जा रहा है कि इसी को देखकर साहिल काला जादू करता था। इसीलिए सौरभ की हत्या करते वक्त भी साहिल के हाथ नहीं कांपे और उसने मुस्कान से कहा कि ये हत्या नहीं, वध है। वेल प्लान्ड मर्डर है और पूरे सोची समझी साजिश के तहत इनको मारा गया है ताकि बॉडी को डिस्पोज कर सके और बॉडी आगे ना मिले। सीमेंट का ये आगे डिस्पोज करने का भी इनका प्लान हो सकता था। ये पूछताछ की जाएगी कि आगे ड्रम का क्या करने वाले थे। साहिल के घर की दीवारों पर बनी पेंटिंग देखकर मनोचिकित्सक भी हैरान हैं। उनके मुताबिक साहिल के अंदर कई खूनी किरदार छिपे हुए हैं। बचपन में ही कुछ बच्चों के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, तो वो क्राइम से बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहित होते हैं। कुछ लोग जो क्राइम करते हैं उससे उनको एनकरेजमेंट मिलता है और वो बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं सब्सटेंस इनटेक में, नशे करने लग जाते हैं, नशे की प्रवृत्ति उनमें काफ़ी आ जाती है। और जो लोग क्राइम करते हैं उसको वो एज ए मतलब इमेजिन करते हैं कि यस मेरा तो यही ड्रीम है। पुलिस का कहना है कि साहिल काला जादू करता था और सौरभ को मारने के बाद उसके शव के टुकड़े लेकर अपने घर तंत्र मंत्र के लिए गया था। हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग के लिए मुस्कान और साहिल ने जहां से चाकू और ड्रम खरीदा था, हमारी टीम वहां भी गई। तो ये फलारी की आती है, फ्रूट नाइफ आती है हमारे पास एक, तो इस तरह का नाइफ बता रहे हैं कि वो इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर। ये चॉपिंग बोर्ड पे बेसिकली यूज होता है नाइफ हमारे यहाँ पर। ये लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड आता है, इस पर ये इस तरह के चाकू इस्तेमाल करे जाते हैं। इस तरह का चाकू शायद वहाँ पर वो बता रहे हैं कि हाँ इस तरह का चाकू इस्तेमाल हुआ। पर्चे पे ही दी थी, जो उन्होंने डॉक्टर का पर्चा दिखाया था। एक उनके साथ बुजुर्ग से बंदे थे, जो उनके फादर थे या कौन थे मैं नहीं जानता, तो हमने वो दवाई दी। बस इन दोनों आरोपियों को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है।
जेल जाने से पहले भी ये लोग एक साथ रखे जाने की मांग करते रहे। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है, पुरुष बैरकें और महिला बैरक बिल्कुल अलग हैं, ये संभव नहीं है। इस केस में अभी कई सवाल बाकी हैं, जैसे मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मारने का फैसला क्यों किया, जबकि सौरभ पहले ही तलाक की बात कर चुका था। मुस्कान तलाक लेकर अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिता सकती थी। इस केस की कुछ गुत्थियां अब भी सुलझनी बाकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। अब हम आपको एक नया और सबसे बड़ा सर्वे दिखाएंगे जो बिल्कुल अलग प्रकार का सर्वे है, और ये भारत के लोगों के व्यवहार और उनके चरित्र के बारे में आपको बताएगा। ये सर्वे इंडिया टुडे ग्रुप और हाउ इंडिया लिव्स ने मिलकर किया है, और इस सर्वे का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर। आपने अब तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के बारे में जरूर सुना होगा। हम पैसे तो गिनते रहते हैं, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है ये भी देखते रहते हैं, और अर्थव्यवस्था के व्यवहार के बारे में जीडीपी ग्रोथ रेट हमें बताता है। लेकिन अर्थव्यवस्था के अलावा हमारा व्यवहार कहाँ जा रहा है, इसे नापने की हम कभी कोई कोशिश ही नहीं करते। इसलिए ये एक नए प्रकार का प्रयास है। ये सर्वे भारत के लोगों के व्यवहार के बारे में है, और इसमें कई ऐसी चौंकाने वाली बातें हैं जो देश में इस वक्त चल रहे कई विवादों को समझने में भी आपकी मदद कर सकती है। ये सर्वे 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ, और इसका सैंपल साइज है 9188, और इसमें 50.8% पुरुष हैं और 49.2% महिलाएं हैं, यानी महिला और पुरुषों का बराबर तरीके से इसमें रायशुमारी उनकी की गई है। आज जब भारत में अलग अलग इलाकों को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, देश में कथित रूप से हिंदू और मुसलमानों के अलग इलाके बन गए हैं, तब इस सर्वे में लोगों का एक नया पक्ष देखने को मिला है। हमारे देश के 70% लोग ये मानते हैं कि अगर दूसरे धर्म के लोग उनके इलाके और गांव में रहने के लिए आते हैं तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, जबकि 28% लोग ही ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं। विरोध करने वाले राज्यों में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां हिंदुओं की आबादी 80% से ज्यादा है, और इनमें उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 72% लोग कहते हैं कि वो अपने गांव और इलाकों में दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहने में असहज महसूस करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के 91% लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। 37% लोग 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच होने वाली शादियों को भी सही मानते हैं, जबकि 61% लोग इसका विरोध करते हैं। आपने यहां देखा होगा, जिन इलाकों में और जिन राज्यों में हाल ही के दिनों में डेमोग्राफी बदली है, हाल ही के दिनों में किसी दूसरे धर्म के लोगों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, उन इलाकों के लोग अब ये कह रहे हैं कि उन्हें दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहने में असहजता महसूस होती है। और आप देखिए, उत्तराखंड में भी बिल्कुल यही बात है। वहां पर भी तेजी से दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़ी है हाल के दिनों में। हिमाचल प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी यही है, और यही कारण है कि वहां इस तरह के बहुत विवाद हुए हैं, और इसलिए बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि दूसरे धर्मों के लोग उनके गांव, शहर या मोहल्ले में आकर बसें। केरल में सबसे ज्यादा 94% लोगों को इंटर रिलीजन यानी अंतर धार्मिक शादियों से कोई आपत्ति नहीं है, जबकि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोग इसे अपनी परंपरा और अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। इसी तरह 43% लोग अलग अलग जातियों के लोगों के बीच शादियों को सही मानते हैं, लेकिन 56% लोग इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 84% लोग अंतरजातीय शादियों के खिलाफ हैं, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जातियों की सबसे ज्यादा राजनीति होती है। इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि हमारे देश में अब भी ज्यादातर लोग दूसरे धर्म और दूसरी जाति में शादियों को सही नहीं मानते हैं। यही है असली भारत। 55% लोग मानते हैं कि स्थानीय लोगों को अपने इलाके में किसी भी खाने पर पाबंदी लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए,
और ख़ास तौर पर अगर उनके इलाके में मीट या बीफ बिकता है तो वो इसका विरोध करते हैं। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा 75% लोग मानते हैं कि उनके इलाके में मीट और नॉन वेज खाना, इसकी बिक्री पर पाबंदी होनी चाहिए। 37% लोग मानते हैं कि उनके घर के आसपास कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से गुजरने में वो असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन 56% लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं मानते। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लगभग 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने आसपास के कुछ इलाकों से गुजरने में डर लगता है। इसी तरह 42% लोग मानते हैं कि उनके इलाकों में अक्सर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, जबकि 56% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि छेड़छाड़ की घटनाएं उनके आसपास के इलाकों में महिलाओं के साथ नहीं होती है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 79% लोग मानते हैं कि उनके इलाकों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। हालांकि बस, मेट्रो और लोकल ट्रेन में सफ़र करते वक्त 86% लोग सुरक्षित ही महसूस करते हैं और 14% लोग ऐसे हैं जो असुरक्षित महसूस करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 51% लोग ये मानते हैं कि चुनावों में महिलाओं को उसी पार्टी और नेता को वोट देना चाहिए जिसे उसके परिवार के पुरुष सदस्यों ने अपना वोट दिया है। यानी ये लोग मानते हैं कि परिवार का जो पुरुष है वो चुनाव में ये तय करेगा कि पूरा परिवार और परिवार की महिलाएं चुनाव में किसे वोट देंगी, ये पुरुषों को तय करना चाहिए। लेकिन 48% लोग हमारे देश के ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं मानते और वो कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र हैं, वो किसी को भी वोट दे सकती हैं। आज भी 67% लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कियों को अपने माता पिता की सहमति के साथ ही शादी करनी चाहिए, जबकि 32% लोग ये मानते हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोग शादी के लिए माता पिता की सहमति को ज़रूरी मानते हैं और कहते हैं कि लड़कियों को अपनी पसंद से शादी नहीं करनी चाहिए। वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 93% अरेंज्ड मैरिज होती हैं और सिर्फ 7% लव मैरिज होती हैं। इस सर्वे में महिलाओं को लेकर दो और बड़ी बातें पता लगी हैं। पहला, सबसे ज़्यादा 69% लोग मानते हैं कि घरेलू मामलों में उसी फैसले पर अमल होना चाहिए जो पुरुष लेते हैं, और इनमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा के लोग घरेलू मामलों में महिलाओं की सहमति को ज़रूरी नहीं मानते। और दूसरा, 83% लोग ये मानते हैं कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ इसलिए मारपीट करता है क्योंकि वो उसके घरेलू फैसलों में दखल देती है या उन्हें चुनौती देती है, तो फिर ये हिंसा गलत है, जबकि 16% लोग इस घरेलू हिंसा को सही मानते हैं। हालांकि 93% लोग मानते हैं कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही पढ़ाना चाहिए। अब आप ये भी देखिए कि लोग देश में शराबबंदी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि शराबबंदी अक्सर इस पर बहुत राजनीति भी होती है। हमारे देश में कुछ राज्य सरकारों ने शराबबंदी लागू भी की हुई है। ये सही है या गलत? हमारे देश में 82% लोग ऐसे हैं जो देश में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। वो चाहते हैं कि शराब की बिक्री बंद हो जानी चाहिए, जबकि 16% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि शराब पर कोई प्रतिबंध ना लगे और शराब को बिकना चाहिए हर जगह बिना किसी प्रतिबंध के। हालांकि यहाँ एक विरोधाभास ये है कि अब ज़्यादातर लोग शराबबंदी के समर्थन में हैं, तब ऐसे में भी हमारे ही देश में हर साल लोग 5 लाख करोड़ रुपए की शराब पी जाते हैं। तो अब आप सोचिए, कई बार विरोधाभास भी देखने को मिलता है। जब सर्वे करने के लिए जाओ, किसी से सवाल पूछो, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि शराब पर प्रतिबंध लग जाए, लेकिन खुद शराब पीना भी चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। शायद 84% लोग तंबाकू पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, लेकिन इसी देश में हर साल हमारे ही देश के लोग 1,10,000 करोड़ रुपए का तंबाकू चबा जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत के लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। और इस बात को आप कुछ और आंकड़ों से आज समझ पाएंगे। जैसे 85% लोग सरकारी बस और ट्रेनों में बिना टिकट के सफर को गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि टिकट लेकर ही सफर करना चाहिए,
ट्रेन और बस में जो लोग बिना टिकट चलते हैं वो गलत काम करते हैं, जबकि 14% लोग ये कहते हैं कि बिना टिकट ट्रेन और बस में सफर करने में कुछ भी गलत नहीं है। 10% लोग बिजली का बिल कम करने के लिए बिजली के मीटर से छेड़छाड़ करने को और बिजली चोरी को सही मानते हैं, जबकि 87% लोग कहते हैं कि अगर आप बिजली की चोरी कर रहे हैं तो ये बेईमानी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 61% लोग अपना काम कराने के लिए रिश्वत देने को सही मानते हैं, जबकि सिर्फ 38% लोग कहते हैं कि रिश्वत नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे रिश्वतखोरी बढ़ती है। यह आंकड़ा आपको यह बताता है कि भारत के लोग जब कहीं भी फंसते हैं तब वो अपना काम रिश्वत देकर कराने की पूरी कोशिश करते हैं, और असल में यह भी वैसा ही है। कितने बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो बिना टिकट बस में सफ़र करना चाहते हैं, ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं, अपना बिजली का बिल बचाने के लिए बिजली चोरी करते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या ये सही है तो वो हमेशा सवाल के जवाब में, सर्वे में जब वो शामिल होते हैं तो यही कहते हैं कि बिजली की चोरी करना बुरी बात है। 52% लोग मानते हैं कि वो टैक्स बचाने के लिए कैश में प्रॉपर्टी को बेचना और खरीदना गलत नहीं मानते, जबकि 42% लोग इसे देश के साथ की गई बेईमानी मानते हैं और ऐसा करने के खिलाफ है। आपने देखा होगा हमारे देश में आज भी लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें कुछ नंबर 2 का लेन देन जरूर होता है, और सब लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। 49% लोग कहते हैं कि वो जिस इलाके में रहते हैं वहां ट्रैफिक नियमों का कोई पालन नहीं होता, जबकि 47% लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे इलाके में तो पालन होता है। 76% लोग मानते हैं कि उन्होंने डिजिटल और यूपीआई पेमेंट के कारण अब कैश रखना बंद कर दिया है। ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है। इससे आपको यह पता चलेगा कि यूपीआई और जो डिजिटल क्रांति हमारे देश में आ रही है उसने कैसे लोगों के व्यवहार को बदल दिया है, और अब हमारे देश के ज़्यादातर लोग अपनी जेब में कैश नहीं रखते। 60% लोग अपनी गली, मोहल्ले और इलाकों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी से बहुत परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि इन आवारा कुत्तों को यानी स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ से हटा दिया जाए। ये एक नई चीज़ पता चली है, और आप देखिए कि इस तरह के मुद्दों पर हमारे देश में कभी कोई सर्वे होता ही नहीं है। ऐसा सर्वे जो लोगों के आम जन जीवन को छूता हो, जो लोगों के साथ हर रोज़ हो रहा है, उसके बारे में उनसे पूछता हो। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हर रोज़ आपको ट्रैफिक में कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं। आप अगर हेलमेट पहनकर भी चल रहे हैं, सही भी चल रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, रॉन्ग साइड नहीं चल रहे हैं, हर रेड लाइट पर रुकते हैं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, तो भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग आपको आपके सामने दिखेंगे जो ना तो हेलमेट पहनते हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं और तमाम नियमों को तोड़ते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी कोई सर्वे नहीं होता। इसी प्रकार से इसमें एक और बहुत बड़ी समस्या पता चली कि हमारे देश के लोग अपने मोहल्ले में और घर के आसपास आवारा कुत्तों से बहुत परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि इन आवारा कुत्तों का कोई ना कोई इलाज किया जाए, इन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश की सरकारों के एजेंडा में अभी ये समस्याएं कहीं पर हैं ही नहीं। ट्रैफिक की समस्या हमारे देश के सरकारों के एजेंडा में कहीं दिखाई नहीं देती, और ट्रैफिक में रॉन्ग साइड चलना, सिग्नल को तोड़ना, सारे नियमों को तोड़ना अब हमारे देश के लोगों ने एक प्रकार से स्वीकार कर लिया है, हमारे देश की सरकारों ने भी स्वीकार कर लिया है, और अब किसी को कोई परेशानी नहीं होती। इसी प्रकार से आप गली मोहल्लों में निकलेंगे, आपको आवारा कुत्ते दिखाई देंगे, वो आपके पीछे भागेंगे भी, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसे भी हमारे देश के लोगों ने और सरकारों ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन लोग परेशान हैं। और आखिर में इस सर्वे में एक सवाल क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर भी किया गया, जिसमें 69% लोगों ने कहा कि वो जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं, और 20% लोगों ने कहा कि उन्हें जलवायु परिवर्तन की कोई फिक्र नहीं है और वो इसे कोई मुद्दा मानते ही नहीं। इससे भी आपको ये पता चला कि अब हमारे देश में जलवायु परिवर्तन को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है, और जागरूकता इसलिए आ रही है क्योंकि लोग अब परेशान हो रहे हैं। मौसम अब लोगों को परेशान करने लगा है, मौसम लोगों को मार रहा है। बेवक्त की बरसात हो रही है जिससे लोगों को परेशानी होती है, और गर्मियां और बढ़ती जा रही हैं। सर्दियों में भी गर्मियां आ रही हैं,
सर्दियों में भी अकस्मात कभी बारिश होने लगती है। इस सब से लोग अब परेशान हैं। आज हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ में कहीं ना कहीं लोगों का व्यवहार है, उनकी आदतें हैं और उनकी सोच है। और ये सर्वे आपको इसी के बारे में बताता है। हम तो ये कहेंगे कि सरकारों को आज का ये सर्वे बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हमारे देश के नेताओं को जब वो नीतियां बनाते हैं उन्हें इस सर्वे को ध्यान रखना चाहिए इसका। और आज हम आपसे बस ये कहेंगे कि जिस तरह स्कूल की परीक्षा में जब एक छात्र के कम नंबर आते हैं तो पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करता है और अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह से हमारे देश के लोग भी इस सर्वे को अपना रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं और जहां जहां उन्हें कमियां दिखाई दे रही हैं वो अगले साल उन्हें सुधार सकते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या हमारे देश में कानून वाकई सबके लिए बराबर है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज हैं जिनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। हाल ही में दिल्ली में उनके सरकारी बंगले में एक दिन आग लग गई। जस्टिस यशवंत वर्मा इस दौरान कहीं बाहर गए हुए थे और उनके परिवार ने जब ये आग लगी तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी और फायर ब्रिगेड ने अपनी एक टीम को तत्काल उनके घर पर भेज दिया आग बुझाने के लिए। जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के बाद उनके सरकारी बंगले के कमरे में पहुंची तो वहां उसे एक पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ मिला। इतना सारा कैश देखकर फायर ब्रिगेड के लोग हैरान हो गए और इस टीम के एक ऑफिसर ने अपने डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी कि हम एक मकान में आग बुझाने के लिए आए थे। आग बुझाते समय हमने ये देखा कि एक पूरा की पूरा कमरा कैश से भरा हुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी देर के बाद यह तय हुआ कि इस कैश को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और फायर ब्रिगेड की टीम इस जज के घर से वापस लौट आए। लेकिन इसके बाद इस घटना के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। ना तो ये पता चला कि आग किस दिन लगी थी, ना ये पता चला कि फायर ब्रिगेड की टीम को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कितना पैसा मिला। जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस घटना की सूचना जजों की नियुक्ति करने वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को मिली। मतलब होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को यह जानकारी भेजी। तो उसने क्या किया, कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया और इस घटना पर बड़ी चिंता भी जताई। इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश भारत के संजीव खन्ना समेत कुल 5 जज हैं जिन्होंने यह तय किया कि जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रमोट होकर जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट आए थे, अब उन्हें ट्रांसफर करके वापस उसी कोर्ट में भेज दिया जाए। अब बहस इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ ट्रांसफर से काम चल जाएगा। एक हाई कोर्ट का जज जिसके घर में इतना कैश मिला है, कितना मिला है यह जानकारी तो बाहर ही नहीं आई, लेकिन कैश मिला है। और क्या इतना एक्शन और इतनी कार्रवाई काफी है कि उन्हें सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाए और उनके खिलाफ और कोई कार्रवाई न की जाए। सोचिए, अगर इतना सारा कैश किसी और व्यक्ति के घर मिल जाए, किसी व्यापारी के घर मिल जाए, बिजनेसमैन के घर मिल जाए, किसी सरकारी अफसर के घर मिल जाए, तो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, नौकरी जा चुकी होती, अब तक जेल में होते। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा 56 वर्ष के हैं और वो वर्ष 2014 से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हुआ करते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन बाद में वो वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बने और फिर परमानेंट जज बनने के बाद वर्ष 2021 में उन्हें प्रमोट करके दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया गया। इस घटना के बाद खुलेआम तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पुलिस में अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। हमारे देश में अगर सरकार, यहां तक कि प्रधानमंत्री या किसी मंत्री पर, किसी बड़े सरकारी अफसर पर भ्रष्टाचार का अगर कोई आरोप लग जाए तो अदालतों के जज प्रधानमंत्री पर अपना फैसला सुनाते हैं, मंत्रियों पर अपना फैसला सुनाते हैं, मुख्यमंत्रियों पर फैसला सुनाते हैं और इन सब का भविष्य अदालत पर निर्भर करता है
और अदालत और ये जज उनके बारे में फैसला करते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर उस पर भी कोई आरोप लगता है तो ये जज सुनवाई करते हैं। लेकिन जब जज पर ही भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगें तो हमारे देश में उनके खिलाफ जांच भी जजों द्वारा ही की जाती है। आज भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी पुलिस जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ना तो केस दर्ज कर सकती है, ना एफआईआर दर्ज कर सकती है और ना ही उनके खिलाफ कोई जांच अपने आप से कर सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कोई भी एक्शन सिर्फ जजों द्वारा ही लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक कमेटी जांच करती है और आरोप साबित होने के बाद उस जज के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता काफी कम होती है, जिस पर पहले भी कई बार हमारे देश में बहस होती रही है। उदाहरण के लिए पिछले महीने लोकपाल की अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो ऐसे मामलों में लोकपाल को उनकी जांच करने का पूरा अधिकार है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस फैसले का स्वतः संज्ञान लेते हुए और लोकपाल की अदालत के इस फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि जजों की जांच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जज ही कर सकते हैं, लोकपाल को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। लोकपाल बाकी किसी की भी जांच कर सकता है लेकिन जजों की नहीं। हमारे देश में सरकार और सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार पर तो काफी बार बात होती है। इसे रोकने के लिए नए नए कानून भी बनाए जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार पर कभी कोई खुलकर बात नहीं करता। वर्ष 2022 में ब्रिटेन के एक लीगल जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें लिखा था कि भारत में जजों के खिलाफ जांच के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है वो प्रक्रिया प्रभावी नहीं है। वर्ष 2018 में भारत के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट में लिखा था कि 52% लोग अपने मुकदमों की तारीख आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत देते हैं अदालतों में। ये आंकड़े इसलिए बहुत चिंताजनक हैं क्योंकि भारत की न्यायपालिका पर लोगों को आज भी सबसे ज्यादा भरोसा है। देखिए, उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, उन्हें नेताओं पर भरोसा नहीं है, सरकारी अफसरों पर भी शायद भरोसा नहीं है क्योंकि वो जानते हैं हर जगह रिश्वत है, हर जगह भ्रष्टाचार चलता है। लेकिन आज भी लोगों को अदालतों पर और जजों पर बहुत भरोसा है। भारत की अदालतें इस देश के लोगों की आखिरी उम्मीद होती हैं, जहां सिस्टम से हारने के बाद लोगों को जजों से न्याय की आखिरी उम्मीद बंधी होती है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों का विश्वास भी न्यायपालिका से डगमगाने लगता है और हमें लगता है कि इस घटना पर पूरी गंभीरता से जांच होने की जरूरत है और जनता को यह पता चलना चाहिए कि यह जांच कैसे हुई, यह जांच पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और इस पर क्या एक्शन हुआ, यह भी बात जनता को पूरी तरह से पता चलनी चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की घटनाओं को दबा दिया जाएगा तो इससे जनता की जो राय है न्यायपालिका के बारे में वो खराब होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हंगामा मचा हुआ है। हंगामा सिर्फ उन पर लगे आरोपों को लेकर ही नहीं है, बल्कि उनके ट्रांसफर वाली कार्रवाई को लेकर भी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया है और इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नाराज हो गया है। उसका कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा घर नहीं है जहां किसी भ्रष्टाचार के आरोपी जज को भेज दिया जाए। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए। क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है, हम लोग का अस्तित्व तो नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज साहब को यहाँ भेज करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? बार एसोसिएशन ने 24 मार्च को इस पर एक बैठक भी बुलवाई है जिसमें इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस मामले में शुरुआती जांच के आदेश दे दिए हैं।
और इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी जवाब मांगा है। जस्टिस यशवंत वर्मा वही जज हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच के लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2018 में यूपी की एक शुगर मिल के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें यशवंत वर्मा का भी नाम था, क्योंकि वो उस वक्त इस शुगर मिल कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। Certainly, the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. The law is that a judge is not immune from prosecution under the Prevention of Corruption Act. The only gateway is that you need the sanction of the Chief Justice of India. So, as far as I'm concerned, I don't wish to make a comment except to say that the law must be set in motion. Because the minute you get a recovery of quote-unquote large amounts, quote-unquote a pile of cash, what is a large amount? What is the pile of cash? We are just going by rumors. I think the Honorable Supreme Court is absolutely right and prompt and have taken the action in the interest of the judicial system. And the action of the Honorable Supreme Court is also in the interest of the nation. It's the interest of the nation ultimate which must be kept in mind. जुडिशरी में करप्शन एक सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने गंभीर आरोप के बाद भी यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज कैसे बन गए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। और ये वो दौर है जब दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और जब दिल टूटता है तो उर्दू सीखनी पड़ती है। नमस्कार।